जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म और इंसाफ। आज हमारे साथ मौजूद हैं शहरियार एहसन महबूब साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट, साबिक असिस्टेंट जनरल एडवोकेट, और माशाल्लाह ये इनकी तीसरी पीढ़ी है जो वकालत के शोबे से मुंसलिक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आज जो आप सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ ले आए। मैं नाजरीन को ये भी बताना चाहूँगा कि ये शहरियार एहसन महबूब साहब जो हैं, सानिया ज़ारा जो मर्डर केस है मुल्तान का मशहूर केस, उसमें कंप्लेनेंट साइड से थे सैयद असद अब्बास शाह की तरफ से। आज मैं इनसे एक सवाल जो है सबसे पहले ये करूँगा कि ये केस था क्या और इसके बारे में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो आपने अदालत को बताई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया यहाँ मदू करने का और ताकि इस केस पे जो कि पब्लिक के जहन में बड़े सवालात हैं कि ये क्या था। बेसिकली एक कॉल 15 को मसूल हुई जहाँ से स्टार्ट हुआ, जिसमें इसके शौहर ने, सानिया ज़हरा के शौहर ने कहा जी कि मेरी बीवी ने ख़ुदकुशी कर ली है, यहाँ पुलिस भिजवाएं। तो SHO न्यू मुल्तान वहाँ मौके पर गया तो उसने देखा कि एक दरवाज़ा खुला पड़ा है और उसके एक कमरे के अंदर एक नाश लटकी हुई है पंखे के साथ, एक ब्लैक कलर के कपड़े के साथ। तो SHO ने उस वक्त सबसे पहले तो इनकार किया कि आप में से किसी ने छुआ है। उन्होंने कहा जी हमने बिल्कुल नहीं छुआ, बस दरवाज़ा हमने जब इसको खोला है तो उसके बाद हमने ये देखा है तो आपको कॉल कर दिया। उसके बाद उसने दूसरा सवाल ये किया कि क्या आपने इसके वालिदैन को बताया। इसने कहा जी हमने अभी इनके वालिदैन को इत्तला नहीं दी। मैं नाजरीन की मालूमात के लिए बता दूं कि ये वाक़या मुलजिमान के घर का है। वो बच्ची अपने ससुराल में थी, अपने जो घर होता है, जिस तरह मियाँ बीवी एक घर में रह रहे होते हैं। तो मैं इस मौके पर पंजाब पुलिस के उस SHO को क्रेडिट देना चाहूँगा जिसने उस मौके पर कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशंस की कि जहाँ से उसे ये मामला इतना आसान नहीं लगा और उसने कहा कि एक तो कोई भी इस कमरे में अब दाखिल नहीं होगा। मैंने PFSA टीम कॉल कर ली है। PFSA टीम पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी 2007 से एक इदारा है जो कि इंतहाई महारत के साथ बहुत बारीक बीनी से मौके से शहादतें कलेक्ट करते हैं। और PFSA टीम को एक क्रेडिट जा चुका है ज़ैनब मर्डर केस, मोटरवे गैंग रेप केस, नूर मुकद्दम केस, इस किस्म के सेंसिटिव मुकदमात जहाँ शहादत फौरी तौर पे मुलजिम का नहीं पता लग सका था कि इसमें मुलजिम कौन है। नूर मुकद्दम केस में मुलजिम का पता लग गया था, लेकिन फोरेंसिक एविडेंस से उसको कनेक्ट करना ज़रूरी था, तो PFSA टीम ने उससे भी साबित किया। सिमिलरली इस केस में भी 9:35 पर SHO ने, PFSA टीम वहाँ पहुँच गई थी। 2 घंटे तक वो पूरा जो क्राइम सीन है उन्होंने कार्डन किया। उसी दौरान एक पिक्चर किसी ने दरवाजे से बाहर खड़े होकर खींची और वो सोशल मीडिया पे वायरल हुई, जिसमें उस बच्ची की नाश पंखे से लगी हुई है और साथ ही एक वो बच्चियों के जो वालिद और बेटी का एक वो गाना चलता है इवेंट्स पे कि उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया होगा, दहलीज ऊंची है पार करा दे। तो वो एक बड़ा लोगों का उसमें जज्बात उसमें इन्वॉल्व हुए और पब्लिक का एक बड़ा कंसर्न हुआ और ये पिक्चर और ये वीडियो और ये रील जो है बहुत वायरल हुई, जिसमें लोगों ने कहा कि जी ये इसको प्रॉपरली प्रूव करना चाहिए कि क्या ये खुदकुशी थी या ये मर्डर था, क्योंकि ससुराल वालों का कहना ये था कि ये खुदकुशी है, जबकि मुस्तगीस फरीक है उन्होंने ये कहा कि ये हमारी बेटी को कत्ल करके इसको फिर लटका दिया गया खुदकुशी का ड्रामा किया। तो ये तो इसका है पस मंजर। अच्छा, इसके अलावा आप ये बताएंगे, इसमें आम रूटीन में मर्डर होते हैं, इसमें ऐसी कौन सी एविडेंस सामने आई जिसकी बुनियाद पर जो है उसको, जो मुल्ज़मान है, उसको सजा मिली? देखिए हमारे यहाँ ना कंसेप्ट जो बड़े अरसे से चलता रहा वो ये था कि जी ये वकूआ अल्लाह दित्ता ने देखा और रियाज ने देखा। अच्छा जी, अब अल्लाह दित्ता और रियाज ने आके अदालत को बता दिया है कि जी हमने देखा है, तो अदालत ने उसकी अगर बात को यकीन कर लिया तो सज़ा हो जाएगी। अगर अदालत ने उसकी बात को यकीन नहीं किया तो सज़ा नहीं होगी। और अगर ऐसा कोई वकूआ हुआ कि जिसके अंदर आई विटनेस नहीं है तो उसमें भी क्योंकि फोरेंसिक इतनी डेवलप नहीं की थी तो अदालतें मजबूरन ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस कन्विक्ट नहीं कर पाती थी, कि एविडेंस कनेक्ट नहीं कर सकती थी। पहले दौर की बात कर रहा हूँ। लेकिन अब जदीद दौर है हमारा, जिस तरह आप और मैं बैठे हैं और आप हमारे नाजरीन ये सब कुछ देख रहे हैं, वर्चुअली हर चीज़ हमारी बात हो रही है,
उनको फिजिकली आने की ज़रूरत नहीं है कोई बात सुनने के लिए। पहले तो होता था कोई किसी की बात सुननी है तो उनको फिजिकली आना है। सो दौर जदीद आ गया है। तो इस केस में भी साइंटिफिक बुनियादों पे हमारा बतौर वकील, बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ, हम इस बात को डिस्कस करते थे कि अब ये अब वक्त आ गया है कि अदालतों को फोरेंसिक एविडेंसेस की तरफ हमें उनको अप्रिशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि इस केस में अनरिबटेबल फोरेंसिक एविडेंसेस सामने आई हैं जिसकी बुनियाद पर उसके शौहर को सजाए मौत, उसके देवर को उम्र कैद और उसकी जो सास है उसे उम्र कैद हुई है इस केस में। तो ये फोरेंसिक का केस था और क्रेडिट गोज टू पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी ऑल्सो कि उन्होंने इतना एक छुपा हुआ ये जो एक वहाँ क्रिएट कर दिया गया था सीन के ये खुदकुशी है, उन्होंने अपनी फोरेंसिक एविडेंस के साथ, जो कि एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है जो कि जिसका काम ही सिर्फ एविडेंसेस कलेक्ट करना है, वो एविडेंसेस बेशक किसी मुल्जिम को फेवर करें या वो एविडेंसेस मुद्दई को फेवर करें, ये उनका डोमेन नहीं है। उनका डोमेन सिर्फ इतना है कि मौके पर आप शहादतें इकट्ठी कर दें कि वहाँ क्या क्या चीज़ या उस कमरे में कौन आया, किसने किसको छुआ। तो ये किस किस्म का केस था जिसमें एविडेंसेस कलेक्ट हुए। इसमें जो नाजरीन है वो सुनना चाहेंगे कि फोरेंसिक के अंदर कौन सी ऐसी एविडेंस थी जिसको जज साहब ने सामने रखा। आपने आर्गूमेंट्स में भी बताया जज साहब को, जज साहब ने उसको सामने रख के उसको सजा दी। उसमें से थोड़े से पॉइंट्स जो है नाजरीन सुनना चाहेंगे, फोरेंसिक में कौन कौन सी ऐसी चीजें थी। देखें, इस केस में अदालत के सामने दो सवाल थे। नंबर एक कि क्या ये खुदकुशी है या ये एक कत्ल है। अदालत ने सबसे पहले हमने अदालत को ये यकीन दिलवाना था एविडेंसेस के साथ कि ये खुदकुशी नहीं, ये कत्ल है। और दूसरा सवाल अदालत के सामने ये था कि अगर ये कत्ल है तो फिर ये कत्ल किसने किया है। यही बुनियादी चीज तो यही थी। आप देखें, ये जो पिक्चर है यही इटसेल्फ एक मुंह बोलता सबूत है। सोशल मीडिया पे आम फहम लोगों ने भी ये बात करना शुरू कर दी थी कि क्या कभी कोई बैठकर भी खुदकुशी करता है। लेकिन क्योंकि अदालत ने अपना एक वर्डिक्ट देना होता है, तो अदालत को जब पीएफएससी की रिपोर्ट सारी डिस्कस हुई, पीएफएससी टीम ने, जो कि पहले दिन इस बच्ची की क्योंकि तदफीन कर दी गई थी सारी एविडेंसेस कलेक्ट करने के बाद, और उसके वालिद ने ये स्टेटमेंट दी थी कि मैं जब तक रिपोर्ट्स नहीं आती कोई कार्रवाई नहीं करूँगा। और फिर जब रात को जब खवातीन मिली जनाजे के बाद, उन्होंने कुछ बातें बताई कि जी बच्ची के जब गौसल करते हुए तशद्दुद के निशानात, क्योंकि पिक्चर में तो उसका चेहरा और हाथ और पाँव आ रहे हैं, वहाँ से फिर उसके वाले साहब ने इनिशिएट किया और फिर इस केस को फिर आगे लेके चले। तो पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी ने उन तमाम शवाहिद को, जिनमें वहाँ हाई डेफिनेशन कैमरा से पिक्चर्स ली गई हर एंगल से, उन्होंने सबसे पहले तो सबको बाहर निकाला, कॉर्डन ऑफ किया, और उन्होंने वहाँ मौके से 436 स्नैप्स ली गई मौके से। वहाँ जो चीज़ें पड़ी थी, ग्लास, मग, वहाँ कुर्सी, दुपट्टा, जो उस कमरे का जो हुलिया था उसको प्रिजर्व किया कैमरे की आंख से। देन उन्होंने, उनके पास टेक्निक्स होती हैं जिसमें अपना वो वाइट कलर की लाइट्स डाल के वहाँ उससे डीएनए कलेक्ट करते हैं। डीएनए की फिर कुछ एग्जाम हैं, टच डीएनए। तो फोरेंसिक एविडेंस ने सबसे पहले तो ये कहा कि ये जो नॉट है ये फिक्स नॉट है, अगर ये नॉट बंधेगी तो ये नीचे की तरफ नहीं आएगी। अगर आप वो पिक्चर को देखें तो वो पिक्चर ऐसे है, ऐसे शो किया गया जैसे कि उस बच्ची ने खुद अपने गले में एक वो फंदा डाला और उसकी मौत वाक़या हो गई और वो खुलते खुलते नीचे आकर उसके घुटने लग गए। फोरेंसिक टीम ने वहां ये देखा कि ये जो उस कमरे में एक तो वहां एक दुपट्टा भी पड़ा था जिससे अपना गला बांधना ज्यादा आसान था, जिससे गिरा बांधना ज्यादा आसान था बनिस्बत उस कॉटन के कपड़े के जिसकी गिरा भी बड़ी मुश्किल से कोई भी शख्स लगा सकता था। और फोरेंसिक एविडेंस ने फिर वहां उस बच्ची की गर्दन के गिर्द, मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि बहुत हाई डेफिनेशन कैमरास के साथ भी पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसीज के पास बहुत बड़ी बड़ी एलसीडी स्क्रीन्स हैं, वो उसको जूमिंग करते हैं। उस बच्ची के गले में गोल निशान देखा गया जो कि जिनमें डिस्टेंस था, जो कि उन्होंने कहा कि किसी शार्प चीज से इस बच्ची को मालूम होता है कि इसको पहले इसका गला दबाया गया है। देन पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी ने यह भी देखा
जो कि अगर किसी की भी जान निकल रही है, वो बच्ची के बाल हैं, वो 2 बच्चों की माँ है, वो अपना सर हिलाएगी, अपनी जान जो भी उसकी, अल्लाह ताला उसको बड़ी की रहमत करे। उन्होंने कहा जी बाल बिल्कुल भी ऐसे जैसे पीछे सेट कर दिए जाते हैं, चेहरे से हटा दिए जाते हैं जैसे ये है। सो देयर वर 6-7 पॉइंट्स इन दैट रिपोर्ट, जिसमें पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी ने हतमी राय ये दी हमारी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को, जो कि एसपी रैंक के लोग थे। मैं यहाँ नाजरीन को भी बताऊंगा क्योंकि पब्लिक की डिमांड थी कि इसकी अनबाइस्ड इन्वेस्टिगेशन हो, तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इसमें 2 GIT तरतीब हुई। पहली एक GIT यहाँ हमारी मकामी और फिर दूसरी GIT इसमें मुरतब हुई, और उन्होंने तमाम अपने एक्सपर्ट ओपिनियंस के बाद लेने के बाद PFSA ने कहा जी सस्पिशियस इस जो है एक्टिविटी इस बच्ची के साथ इसको लटकाने से पहले हुई है। तो यहाँ पहला तो गवाही ये आ गई, पहली बात हमने कोर्ट को ये यकीन दिलवाया कि ये खुदकुशी नहीं है, ये एक मर्डर है। जी नाजरीन, थोड़ा सा लेते हैं ब्रेक, थोड़ी देर बाद मिलते हैं। शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम। हाजिर हुए हैं ब्रेक के बाद। अब जो है हम शहरियार एहसन महबूब एडवोकेट साहब से एक सवाल करेंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि कोर्ट को कैसे पता चला कि ये मर्डर है, और उसमें टोटल जो मुल्जमान थे वो 6 थे, उसमें से कैसे पता चला कि ये 3 मुल्जमान हैं, बकिया जो 3 हैं उनको बरी कर दिया गया? अच्छा देखिए, इसमें 6 मुल्जमान थे। एक उसका शौहर, देवर, देवरानी, एक उस मुल्जिम अली रजा की पहली बीवी, और उसकी नंद, और उसका ससुर। 6 लोग इसमें नामजद हुए थे। जब जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने ये बेड़ा उठाया कि एक स्टेप तो हमारा क्लियर हो गया कि ये एक कत्ल था, कि इसको कैसे ट्रेस किया जाए, कि इसमें कौन कौन लोग शामिल थे। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने एक मुकम्मल मौका फराहम किया मुल्जिमान फरीक को कि आपका जो मौक़िफ़ है ख़ुदकुशी का, आप इसको तमाम हालात व वाक़यात बताएं, हम आपकी बात को भी थ्रेश आउट करेंगे, और मुस्तगीस फरीक या PFSA या जो भी शहादतें हैं हम उसके साथ मिला कर देखेंगे। 10 से 10 मुल्ज़मान थे उस घर में। ये घर मुल्जिम का ही घर था, और उन 10 मुल्ज़मान के जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने पॉलीग्राफी टेस्ट करवाए। पॉलीग्राफी टेस्ट में आपके नाजरीन की को बताने के लिए बता दूं, ये इस टेस्ट में जो है मशीनें साथ अटैच कर देते हैं, उसकी नब्ज़ की रफ्तार, उसका ब्लड प्रेशर, उसके चेहरे की रंगत, उसके दिल की धड़कन। तो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने मुल्ज़मान को जो हैं उनके भी सवालात किए, हर किरदार का उसके मुताबिक सवालात हुए उस पॉलीग्राफी टेस्ट में। मिसाल के तौर पे मुलाजमों से पूछा गया एक ख़ास पेट क्वेश्चन कि क्या आप उस दिन सानिया ज़हरा के कमरे की तरफ गए थे। इसी तरीके से जो सास है, जो उसकी एक्टिविटी से रिलेटेड है, तो जो उसमें सवालात में क्लियर होता गया, फोरेंसिक टीम ने पॉलीग्राफी टेस्ट में उन्होंने कहा जी कि हम इस बात को ये सजेस्ट करते हैं कि ये जो सवालों के जवाब जिससे पूछे गए, इसने बड़े इसके सवालात हमें मालूम होता है जैसे ये ट्रूथफुल हैं। लेकिन अली रज़ा और दीगर मुल्ज़मान के जो सवालात हैं, तो उसके बारे में पॉलीग्राफी टेस्ट में आया कि जी हम कि ये सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, इसके बारे में हद में नहीं कहते। यहाँ से एक सजेशन आना शुरू हुई। सेकेंडली, जो कपड़ा था जिससे उस बच्ची की जो नाश लटकी हुई थी, उस पे 2 नोट हैं। एक नोट है उस बच्ची की गर्दन में, और एक नोट है उस पंखे के अंदर। जब मुल्जिमान ने ये मौक़िफ़ लिया कि जी हमने इस नाश को हाथ नहीं लगाया, ये उनका उसी वक्त वर्शन था। तो जब वो कपड़ा उसके एनालिसिस किए गए, तो उस कपड़े के ऊपर से 3 मुल्जिमान के DNA मिले। एक उसके शौहर का, एक उसके देवर का, और एक उसकी सास का। अब यहाँ एक क्लू मिला कि इन 3 मुल्जिमान की इन्वेस्टिगेशन नैरो होती जा रही है। उसी वक्त जब नाश लटकी हुई थी, तो PFSA टीम ने बकल स्वैब, ये हमारा अल्लाह ताला ने DNA का सिस्टम, अल्लाह की कुदरत ऐसे रखी है, हमारा बाल, हमारा अगर मैं यहाँ खुरच के मेरी कोई चीज़ गिर भी जाती है तो DNA मेरा सेम है, लुआब है हमारा।
बकल स्वैब उस खातून के, उस बच्ची के लिए उसी वक्त मौके से उसकी डेड बॉडी से, प्लस उसकी जो राइट हैंड के नेल से और लेफ्ट हैंड के नेल से उसकी नाखूनों के दरमियान में स्वैब्स थे, जो के लिए कि किसी भी किस्म की अगर उस बच्ची ने रेजिस्टेंस की है तो वो सामने आ जाएगी। और वही हुआ कि उन स्वैब से अली रज़ा का डीएनए और उसके भाई हैदर का डीएनए निकला, जो कि इस कोर्ट को इस बात पर कोर्ट कंपेल हुई कि ये और जो इन्वेस्टिगेशन में आया कि ये कत्ल अली रज़ा और उसके भाई ने किसी दीगर लाइगेचर से, किसी पतली तार से उसका गला घोंट लिया, क्योंकि पीएफएसए ने जब पिक्चर्स मैंने जैसे पहले बताया कि यहाँ उसकी गोल चोट थी, उसको पहले कत्ल किया और बाद में इसको खुदकुशी दिखाने के लिए कर दिया। फिर इसमें और भी बहुत सी बातें थी कि जी अगर नॉट से ही अगर उसकी मौत वाक़ होती तो यहाँ से गर्दन सूज जाती। फिर उसके बाद ये भी बात है कि ग्रेविटी ऑफ जो फोर्स है वो, क्योंकि तो घुटना है और आप देखिए वो फोम है, वो जो दीवान सोफा है वो बड़ा भारी होता है। सो देयर वर सो मच अनरिबटेबल एविडेंसेस इन द शेप ऑफ डीएनए। फिर और भी सर्कमस्टांसेस होते हैं। हमने ऑनरेबल कोर्ट को बताया कि ह्यूमन बिहेवियर है कि अगर कोई अब उसकी बीवी है, वो कहते हैं जी मैंने दरवाज़ा खुला तो देखा तो लाश लटकी है तो मैंने 15 पे कॉल कर दी। कोई भी शख्स है, उसके 2 बच्चों की माँ है, मुलजिम का बिहेवियर होना चाहिए था। ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने सवालात किए हैं कि आप क्यों नहीं एकदम से लपके कि शायद इसकी कोई सांस बाकी हो, मैं इसको बचा लूँ, मैं इसको उतार लूँ। सो व्हाई ही वाज सो मच कॉन्शियस। फिर कुछ ये बातें भी हैं कि एक कॉल उस बच्ची को फ़ोन नहीं दिया जाता था, फिर उसने कहीं अपने किसी मुलाजमा के थ्रू वॉइस नोट भेजा हुआ था अपने वालिद साहब को कि मुझे जायदाद मुझे दे दें, जायदाद के लालच में। सो देयर आर मैनी थिंग्स। इट वाज अ लेंथी केस। बहरहाल जो इन 3 मुल्ज़िमान को अदालत ने सज़ा दी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अली रज़ा को सज़ाए मौत, इसके देवर को उम्र कैद और सास को उम्र कैद। बकिया 3 मुल्ज़िमान को इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने भी कहा था कि इनकी हमें शहादत नहीं मिल सकी, ये इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने कहा जी ये इन्वॉल्व नहीं है। तो अदालत ने नाकाफ़ी सबूतों और शक का फ़ायदा देते हुए उन 3 को बरी किया। उसको हम देखेंगे इंशाल्लाह कि हम उसको फिर जजमेंट जैसी डिटेल हम पढ़ेंगे, अगर हम उसको चैलेंज करेंगे इंशाल्लाह उसको। इस केस के नाजरीन जो हैं ये भी सुनना चाहते हैं कि इस केस का जो टर्निंग पॉइंट था वो कौन सा था? मैं पहले भी बहुत जगह मैंने इंटरव्यूज में अब तक बताया है, सैल्यूट टू दैट एसएचओ ऑफ पंजाब पुलिस जिसने उस वक्त सबसे पहले इसको एक इजी, और बड़ा इजी होता है कि देखें उस वक्त तो मुद्दई ने भी इसको उस वक्त कहा था कि मैं कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता, और मुलजिम तो पहले ही मौक़िफ़ ले रहे थे कि ये खुदकुशी है। लेकिन एसएचओ ने कहा नहीं, इधर से कोई ना ही जहाँ अंदर आएगा जब तक ये पीएफएसए टीम अपनी जो एविडेंसेस कलेक्ट नहीं कर लेती, इसकी हम डेड बॉडी अभी नहीं उतारेंगे, पीएफएसए टीम आएगी। दैट वाज द टर्निंग पॉइंट एंड आई सैल्यूट दैट पंजाब पुलिस ऑफिशियल। क्रेडिट जाता है हमारी पंजाब पुलिस को, उस पुलिस अफसर को क्रेडिट जाता है जिसने मौके पे ये डिसीजन लिया, वरना ऐसी एक सूरत हाल कुछ समझ नहीं आ रहा होता। देखे ना, इधर से यहाँ रोना धोना लगा हुआ है, उधर से उसके वारिस रो रहे हैं। वो अक्सर इस तरह होता है कि वो कहते हैं अल्लाह की रजा थी, अल्लाह की रजा थी बस। और मोस्टली और हमारे यहाँ लोग बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं उस बच्ची के वालिदैन को जिन्होंने अपने दिल पर पत्थर रखकर उसकी कब्र कुशाई करवाई, इस केस को मुंतकी अंजाम तक पहुंचाया, और ये एक एग्जाम्पलरी केस बनाया कि अगर कोई ससुराल में इस किस्म का कोई जहन में कोई खलिश है, ऐसे ससुराल रिश्तेदारों की हम अपनी बहू के साथ किसी किस्म का कोई एक्ट करेंगे, तो ये एक खौफ की अलामत है कि हमारी अब एजेंसीज़ के पास ऐसी टेक्निक्स हैं कि वो अगर वो समझते हैं कि हम कोई सबूत पीछे नहीं छोड़ेंगे, तो ऐसा नहीं है। अब लेटेस्ट टेक्निक्स हैं, आप देखें इस केस में भी ऐसे हुआ कि तमाम सबूतों के मुयस्सर होने पर वो सज़ा हुई। ये बहुत ही खूबसूरत बात की है शहरियार साहब ने कि अब जो है वो ज़माना चला गया कि आप जो है किसी की बेटी को, किसी की बहू को आप जो है घर के अंदर तशद्दुद करके उसको मार दें और शो करें कि उसने खुदकुशी कर दी है। अब जो हमारी मुख्तलिफ एजेंसियां हैं, पंजाब फोरेंसिक लैब है और जो एजेंसियां हैं वो इस चीज़ पर माशाल्लाह इतना हद तक पहुंच चुकी हैं कि आपके मौके पर मुख्तलिफ डीएनए और मुख्तलिफ नमूना जात ले लिए जाएंगे और उसी वक्त मालूम हो जाएगा कि ये किसका डीएनए है, किस तरह है। अच्छा, एक और चीज़ है, नाजरीन जो है हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं
मुख्तलिफ इलाकों से देख रहे होंगे। अब ये है कि लोग ये सुनना चाहते हैं आपसे कि अगर किसी के साथ इस तरह का वक़ूआ हो जाए तो पहले पहले कौन से ऐसे स्टेप हैं जो उठाएं? वो ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है, और मैं नाजरीन की मालूमात के लिए एक बात बता दूं। हमारा कानून ये कहता है कि अगर किसी भी मर्द, औरत, बच्चा, बच्ची की मौत ऐसे पुरस्कार हालात में होती है और वहाँ लाजिम है कि वहाँ उसकी इत्तला सबसे पहले तो पुलिस को दी जाए। पुलिस वाले पे ये पाबंद कर दिया गया है कि वो उसका पोस्टमार्टम करवाए। ये पुलिस वालों के लिए भी आप सजेशन दे रहे हैं? जी, ये लाजिम है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन क्योंकि कभी कभार वारसेन कहते हैं कि जी हम चीरा फाड़ी नहीं करवाएंगे, बेहरमती नहीं करवाएंगे, हमने अल्लाह की रजा कर ली, ऐसी सूरत हाल में फिर वो लोग उनके बयान लेके उनकी रिक्वेस्ट पे कि जी हम नहीं कोई प्रोसीड नहीं करना चाह रहे। सारी बात है, उनकी कोई रिश्ता उनसे जुदा हुआ, वो अगर नहीं करना चाह रहे तो वो कहते हैं ना, आप घोड़े को पानी तक तो ला सकते हैं लेकिन उसको कंपेल नहीं कर सकते कि भाई आप पानी भी पियो। तो मेरा मैसेज इस आपके चैनल की वसातत से ये है कि अगर जहन में किसी भी किस्म की कोई आपको, अल्लाह ना करे, आपके किसी रिश्तेदार दोस्त के साथ आती है, आप वहाँ पुलिस ऑफिसर को रिक्वेस्ट करें कि जनाब ये सीन को सिक्योर करें, गैर मुतल्लका अफराद को यहाँ से निकालें, जैसा कि इस केस में हुआ। और काइंडली जो हमारी जो टीम है, जो हमारी जो फोरेंसिक टीम है, उसको बुलाएं जो कि जदीद ये इन सलाहियतों से लेस है, और ताकि अगर कोई इस मरने वाले या मरने वाली के साथ कोई किसी किस्म की एक्टिविटी में, देखिए बहुत से हालात ऐसे होते हैं जिसमें सुबह सुबह घर वाले कहते हैं जी सोया पड़ा था, ये तो फौत हो गया। अब यहाँ ये भी देखना जरूरी है, किसी ने कुछ पिला तो नहीं दिया, किसी ने कुछ तकिया तो नहीं रख दिया था। सो अगर खुदा ना खास्ता ऐसा अल्लाह ना करे किसी के साथ होता है, आप पुलिस को जब 15 पे कॉल करें और उनको बताएं कि जी हम इसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करवाना चाहते हैं, आप सारी एविडेंसेस में, अगर कोई सामने आएगा तो वो अपनी सजा भुगतेगा, अगर नहीं होगा तो क्लियर हो जाएगा। ये ज़रूर इसको विजिलेंटली करना चाहिए। जी माशाल्लाह, शहरियार एहसन महबूब साहब ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमें बताया कि अगर इस तरह का कोई वक़ूआ अल्लाह माफ़ करे किसी के साथ होता है तो कौन कौन से स्टेप उठाने चाहिए, किस तरह, मतलब ये है कि आप पुलिस बुलाते हैं, पुलिस वालों को आप आगे जो है प्रोसीजर उन्होंने तमाम तर बताया। अच्छा, ये नाजरीन ये भी सुनना चाहते हैं, आने वाले 10 सालों में आप जो है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को कैसा देख रहे हैं? जो आपने अभी बताया कि पंजाब फोरेंसिक जो लेबॉरेटरी है उसने माशाल्लाह बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, इसमें मजीद कौन सी ऐसी इस्लाहात हैं जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में ले आ जानी चाहिए कि लोगों को एज अर्ली एज पॉसिबल इंसाफ मिल सके? आपने देखा है कि एक अगर सिविल केस कर दिया जाए तो 2-3 नस्लें उसकी बेचारे की उसकी उसमें गुजर जाती हैं, और क्रिमिनल केस कर दिया जाए, अब ये जो वक़ूआ है ये भी कम से कम 3-4 साल पुराना है। तो ऐसा कोई निज़ाम जो आप समझते हैं कि जिसमें ले आ जाए और उसको एज अर्ली एज पॉसिबल आप जो है उसको डिसीजन कर सकते हैं? अच्छा, थोड़ी सी मैं करेक्शन कर दूं, ये वक़ूआ है 9 जुलाई 2024 का, लास्ट ईयर का है। अच्छा, लास्ट ईयर का, ठीक है। 9 जुलाई 2024 को ये वाक़या हुआ था। अच्छा देखें, जहाँ तक आपका क्वेश्चन है कि जी क्या समझते हैं कि 10 साल में हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, देखिए जब मैंने आपके प्रोग्राम के शुरू में एक बात बताई थी कि दौर बड़ा जदीद आ गया है। पहले होता था कि जी गवाह ले आए, जो कहें हमने वक़ूआ देखा तो सज़ा है, अगर नहीं प्रॉपर आ सकती तो फिर बड़ा मुश्किल है सज़ा करना। आप देखिए कितनी जिद्दत आ गई है। पंजाब सेफ सिटीज़ का आप रोज़ाना देखते हैं, उनकी एविडेंसेस हैं, आप ये ऐसी हैं कि आप किसी को कन्फ्रंट ही नहीं कर सकते, कोई इस बात को कन्फ्रंट कर सकता है। जिस तरह कोई भी शख्स कहीं भी बैठा है और वो कहते हैं मैं यार यहाँ खड़ा हूँ, कहते हैं यार वीडियो कॉल करके दिखाओ, मैं तुम्हारी बात है फिर यकीन करूँगा। सो ये जो टेक्नोलॉजी है ये इसका इस्तेमाल होना चाहिए। हम बतौर वकील अदालतों में असिस्ट करते हैं कि ताकि ना ही कोई गलत आदमी सज़ा हो और ना ही कोई जिसने जुर्म किया है वो उससे ऐसे बच के निकलने पाए, ताकि उसको उसकी सज़ा मिले। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह बहुत से वक़ूओं की वीडियोज़ बन जाती हैं, कैमराज अवेलेबल होते हैं, पूरा ट्रैक हो रहा होता है, तो इस केस की एक और अहम बात भी हुई कि जो मुल्जिमों के घर के कैमरे लगे हुए थे उसकी वीडियो रिट्रीव करने की कोशिश की जब हमारी JIT ने, तो उन्होंने पासवर्ड प्रोटेक्टेड किया हुआ था, वो रिट्रीव नहीं हो पाया था कि वो एक्टिविटीज़ कैसे। बहरहाल हमारे देयर वर सो मच सर्कमस्टांसेस इन दिस केस। तो मैं आपका जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बिल्कुल हमारा
अब जो है एक लॉजिकल बात की तरफ जा रहा है। ऐसी बात नहीं है कि जी अगर कोई गवाहान रट्टे लगा के आ जाए कि जी हमने देखा इसने कत्ल किया, हमने देखा, अब सिर्फ इसी बात पे कर दें, वो उसको बाकायदा फोरेंसिक के साथ कर सकते हैं। और फिर देखें, एक और बात मैं आपसे शेयर करूं, जितनी भी पिक्चर्स खींचती हैं आप देखें, कोर्ट वर्चुअली उन चीज को एक्चुअल उसी शेप में देख रही है। इस केस में भी जो पिक्चर्स जो मैंने आपको बताया 436 पिक्चर्स इस सीन की सारी ली गई, कोर्ट ने उनका मुलाहिजा किया है, कोर्ट उसको देख रही है। सो वर्चुअली कोर्ट उस मौके को देख रही है जिस वक्त ये वकूआ हुआ। आप देखें, क्योंकि वो एक पूरा प्रोसीजर है, वो उनका स्टेटमेंट्स होता है कि ये पिक्चर मैंने ली, वो फिर प्रिजर्व होती हैं, उनकी फिर बाकायदा ये होता है कि इनमें कोई एडिटिंग तो नहीं है, उसकी एक रिपोर्ट साथ होती है कि जी ये विदाउट एडिटिंग है पिक्चर सारी, उसकी हर चीज। अच्छा, फिर एक और बात, यहाँ तो मुल्जिमान इस चीज पे भी एग्री थे कि ये सारी पिक्चर्स वगैरह हमारे सामने ली गई हैं। तो आप देखिए, वर्चुअली कोर्ट उस एविडेंस को अपने सामने देख रही है, दौर चेंज हो गया। तो ये हमारा जो आपको क्वेश्चन था, बिल्कुल आप 10 साल कह रहे हैं, मैं तो अगले 2-3 साल में काफी इसमें चेंजिंग देख रहा हूँ। अब देखें, AI का दौर आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आ गया है, तो हम उससे भी जितनी हेल्प, पॉजिटिव हेल्प ले सकते हैं लेनी चाहिए, हमारी अदालतों को उनसे असिस्टेंस लेनी चाहिए। जी नाजरीन, बहुत ही खूबसूरत तरीके से शहरयार एहसन महबूब एडवोकेट हाई कोर्ट, साबिक असिस्टेंट जनरल एडवोकेट साहब ने जो है सानिया ज़हरा केस के बारे में नाजरीन को ब्रीफ किया और बताया कि टोटल मुल्ज़मान कितने थे और कहाँ से टर्निंग पॉइंट था, और मतलब ये है कि अदालत को कहाँ से लगा कि ये 3 मुल्ज़मान हैं, और उसमें जो है जो ऐसे पंजाब पुलिस ने, JIT ने और मुख्तलिफ एजेंसियों ने जो किरदार अदा किया उनको सराहा। और इसके अलावा जो तमाम चीज़ें नाजरीन को बताई वो बेशक बहुत ही खूबसूरत अंदाज से बताई हैं। तो अब लेते हैं आपसे इजाज़त, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।